दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भारत का डेलीगेशन 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में जा रहा है और इस डेलीगेशन का मुख्य जो काम है, वह है कि भारत की अपनी जो पोजीशन है, खासकर आतंकी हमले को लेकर, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी भारत को मजबूरी में, क्योंकि आतंकी जो हमले के जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान ने, तो उसके एवज में सैन्य कार्रवाई के लिए भारत बाध्य हुआ, ऐसा हमारी सरकार ने कहा। इसके बाद फिर सीज फायर हुआ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को हमने मिलाया, दोनों को राजी किया कि वो सीज फायर करें। हमने कहा कि अगर तुम लड़ोगे दोनों देश, तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन अगर लड़ना बंद कर दोगे तो हम व्यापार करेंगे, खूब व्यापार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले संपर्क किया भारत से और फिर भारत के डीजीएमओ के से संदेश जब मिला पाकिस्तान के डीजीएमओ का, तो हमारी सरकार ने तय किया कि ठीक है, पाकिस्तान अगर सीज फायर के लिए तैयार है, तो हम वो अगर गिड़गिड़ा रहा है, हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम मान लेते हैं। और इस तरह से हमने स्थगित किया अपने कार्यक्रम को, यानी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया, उसको सस्पेंड किया गया कुछ समय के लिए, जब तक कि कोई स्थितियां ऐसी खराब ना होती हैं। अगर भारत पर फिर हमला होगा, आतंकी हमला किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये कह चुके हैं कि सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, आतंकवादी जहां से ओरिजिनेट होते हैं, हम उसको भी शत्रु की तरह ट्रीट करेंगे, उनको भी हम टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकियों के को हम अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव सामने आया, इन सब चीजों को लेकर यह जो डेलीगेशन है, जो 7 डेलीगेशन बना है अलग अलग सदस्यों को लेकर, ये दुनिया के अलग अलग देशों में घूमेगा। अब इस पर बहुत सारे सवाल हैं, हम एक इस पर एक बार आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुझे लगा कि इस पर जरूर बात होनी चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी खुलकर सामने आ गई है और ये कह रही है कि ये डैमेज कंट्रोल है सरकार का। डैमेज कंट्रोल क्या है? उनके मुताबिक भारत की विदेश नीति चारों खाने चित हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर के तौर पे ट्रीट किया। उन्होंने स्वयं श्रेय लेना शुरू किया, क्रेडिट लेना शुरू किया कि हमने सीज फायर कराया। हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश में उसको कहें ना कहें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो उनसे पहले ही कहने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बयान आया, वो भारत के किसी भी बड़े ओहदेदार के भाषण से पहले आया, खासकर राजनीतिक ओहदेदार। तो जो डैमेज कंट्रोल हुआ अलग अलग कारणों से, उसमें एक अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का कहना है कि ये जो डैमेज हुआ है बड़े पैमाने पर भारत की रेपुटेशन में, भारत की छवि में, भारत की जो वैश्विक हैसियत है उसमें, और विदेश नीति की विफलता जो सामने आई है, खासतौर पे हमारे विदेश मंत्री की, तो विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इसके डैमेज कंट्रोल में ये डेलीगेशन जो भेजा जा रहा है, वो कितना कारगर होगा, ये देखने की बात है। और
लगे हाथ कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं और मुखर प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा साहब, उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को और एक्सप्लेन किया कि कांग्रेस के बड़े नेता विपक्ष में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो एस जयशंकर के बयान के आधार पर कह रहे हैं, उसमें गलत क्या वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि नहीं गलत है। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों में जो रिपोर्ट हुआ है एस जयशंकर का जो वक्तव्य है उसे कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात भारत के विदेश मंत्री ने कही, यह एक तरह से पाकिस्तान को अलर्ट करने वाली थी। जब आप कहते हैं कि हम आतंकियों के खिलाफ अंदर आकर कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे, तो आप अलर्ट करते हैं एक दुश्मन देश को। हालांकि जयशंकर साहब ने और बीजेपी ने और सरकार ने तीनों स्तरों पर इसका पुरजोर खंडन किया गया कि ऐसी बात नहीं कही गई और इसको गलत समझा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अब एस जयशंकर के बयान को कोट कर रही है एजेंसियों में आई हुई खबर की रोशनी में। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मैं केवल उनको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर मैं अपनी तरफ से भी कह सकता हूं, ये जो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो उनके हैं, वो मेरे नहीं है। लेकिन मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में एक चीज जरूर देख रहा हूं कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, सैन्य कार्रवाई के दौरान या आतंकी हमले के बाद से लेकर सीजफायर तक भारत की विदेश नीति और विदेश नीति के जो रणनीतिकार हैं वो फेल किए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में लाया गया और डोनाल्ड ट्रंप जिस मुखरता के साथ पूरी दुनिया के सामने एक बार नहीं 3-3 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सब कराया, ये भारत की कमजोर होती हैसियत को एक तरह से वो रेखांकित कर रहे हैं और चौधराहट वो अपनी बघार रहे हैं। भारत अमेरिका के मुकाबले निश्चित रूप से एक कम समृद्ध देश है, हमारी ताकत कम है अमेरिका से, मान सकता हूं। हमारे यहां उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे यहां उतना इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहां उतना ग्रोथ नहीं है, हमारे यहां उतनी समृद्धि नहीं है, ये हम सब मान सकते हैं। लेकिन भारत जब आज की जो स्थिति उसकी है उससे गई गुजरी स्थिति में भी था, तो मिसेज इंदिरा गांधी की सरकार ने अमेरिका जैसे दुनिया की एक महाशक्ति के राष्ट्रपति, महावीर राष्ट्रपति, उनको पूरी तरह ललकारते हुए कहा था कि हम अमेरिका की परवाह नहीं करते, आपको जो करना हो कर लीजिए। उन्होंने 7वां बेड़ा भेजा और समंदर में पड़ा रहा, लेकिन भारत ने उनको तवज्जो नहीं दी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई उसमें पाकिस्तान बंट गया, बांग्लादेश बन गया। हमने वो भी देखा है दिन, हम तो उस समय छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि हम नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। तो गरीबी के बावजूद और कम डेवलपमेंट के बावजूद, हथियारों के मामले में कमजोर होने के बावजूद, आज की तरह इतनी ताकतवर आर्मी न होने के बावजूद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने वो हैसियत दिखाई जो दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध और ताकतवर देश भी अमेरिका के सामने नहीं दिखा पाते। रूस ने हमारा साथ दिया था, ये बात सही है, युद्ध में साथ नहीं दिया, आकर वो कोई लड़े नहीं हमारे लिए, एक मॉरल सपोर्ट, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट। लेकिन आज अमेरिका ने हमारी हैसियत पाकिस्तान के बराबर रख दी कि हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को हमने कहा कि भाई तुम करो, नहीं तो हम आप व्यापार बंद कर देंगे। और हमने विश्व नीति के स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर उसको काउंटर नहीं किया उस समय जब काउंटर करने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में भी वो बात नहीं आई, उसके बाद भी लाई जा सकती थी विदेश मंत्री के स्तर पर, लेकिन इनडायरेक्ट बातें की जाती रही, डायरेक्ट बात नहीं की गई। जो आतंकवाद का मुद्दा था, जो पहलगाम से उठा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया और वो सैन्य कार्रवाई और फिर सीज फायर में
केंद्रित हो गया। तो टेररिस्ट अटैक जो हुआ, जो भारत की शांति के लिए, समृद्धि के लिए, संप्रभुता के लिए, भ्रातृत्व के लिए एक बहुत ही भयानक अटैक था हमारे ऊपर, आतंकियों का। तो वो मुद्दे को हमने एक तरह से खो दिया और फिर ये होने लगा कि भाई न्यूक्लियर हथियारों से लैस दोनों देश हैं, खतरा बढ़ जाएगा। जेडी वेंस ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा, बताया जाता है कि उन्होंने दोनों देशों के बड़े उच्चाधिकारियों से कहा और इसका खंडन किसी ने नहीं किया। उनके विदेश सचिव ने कहा, उसका भी खंडन किसी ने नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें भी दूसरे नंबर पर जो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, तो इससे भी एक संकेत मिला कि जरूर न्यूक्लियर वीपन, न्यूक्लियर हथियारों की जो दोनों तरफ जो उपस्थिति है, उसमें जरूर कोई पाकिस्तान की तरफ से यह धमकी दी जा रही है कि हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, न कि भारत पर आतंकी हमला। तो यह विफलता थी और यह विदेश नीति की विफलता थी, हमारे बड़े योजना, राजनीतिक योजनाकारों की विफलता थी। और संभवतः इसीलिए ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात आई। हालांकि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन पहले कहा गया, लेकिन अभी देख रहा हूं कि उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है वो भी जा रहे हैं। अब इस डेलीगेशन में भी जो एक एकजुटता अपने देश में दिखाई थी, हमारे देश के राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, खासकर विपक्ष ने, कि सरकार की आलोचक होने के बावजूद उन पार्टियों ने जो विपक्ष में है, उन्होंने पूरे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जब सैन्य कार्रवाई चल रही थी, आंख मूंद कर सबने मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को समर्थन दिया कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम उसके साथ हैं। लेकिन अब जब सीज फायर हो चुका है, जब ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित फिलहाल किया गया है, तब वो अपनी बात कहने लगे हैं और जाहिर है ये जायज है कहना। कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है कि जो डैमेज सरकार ने कर दी है विदेश नीति के स्तर पर, राजनीतिक रणनीति के स्तर पर, उससे उबरने के लिए ये डेलीगेशन 7 भेजे जा रहे हैं, 7 अलग अलग क्षेत्रों में। ये नहीं कि एक डेलीगेशन जाए और हर देश में जाए, नो, 7। और ये 7 डेलीगेशन जो भेजे जा रहे हैं, इसमें एकजुटता भी विपक्ष की तरफ से हासिल सरकार ने नहीं की है। तो उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी पहले, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस डेलीगेशन के बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने एक तरफा घोषणा कर दी, पार्टियों से मांगे कि कौन कौन आपकी तरफ से जाएगा। पार्टियों ने अब नाम भेजे कुछ, और सरकार ने अपनी तरफ से नाम घुसेड़ दिया उन पार्टियों की तरफ से। यानी पार्टियों का कौन नाम नहीं जाएगा, इसको बीजेपी की सरकार ने तय किया। कमाल है। ये बात भी आज कांग्रेस कह रही है। उन्होंने कहा कि हमने 4 नाम भेजे अलग अलग डेलीगेशन के लिए, हमसे 4 ही मांगा गया, लेकिन जो मांगा हमसे और हमने जो भेजा उसमें से सिर्फ एक नाम, आनंद शर्मा को शामिल किया गया है और किसी को नहीं। शशि थरूर का नाम नहीं था, उनका नाम शामिल किया गया है। मनीष तिवारी का नाम नहीं था, उनको शामिल किया गया है। अमर सिंह का नाम नहीं था, उनको शामिल किया गया है। और भी कुछ लोग हैं। तो ये बात कांग्रेस पार्टी खुल के कह रही है, और जो छोटी पार्टियां हैं वो डर के मारे कह नहीं पा रही हैं। आप समझ रहे हैं ना, डर। तो वो डर के मारे नहीं कह रही हैं सरकार से, लेकिन उनके साथ भी ऐसी ज्यादती की गई होगी। तो डैमेज कंट्रोल के लिए अगर ये डेलीगेशन भेजा जा रहा है, तो भी मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि चलो डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस डेलीगेशन में जो इसकी संरचना है, मैं अपने सभी सांसदों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या ये वैदेशिक नीति के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर, राजनय के स्तर पर सभी समर्थ और सक्षम लोग हैं? आप सूची देख लीजिए और सूची देखने के बाद आप स्वयं तय कीजिए। मुझे लगता है कि हमारी पार्लियामेंट में
अलग अलग सभी दलों में बहुत सक्षम और समर्थ लोग हैं, लेकिन राजनय और कूटनीति के मामले में शशि थरूर जरूर विपक्ष में एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वो नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है और आप कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पे उनको शामिल कर रहे हैं। जो कांग्रेस के अन्य लोगों के नाम थे उनको आप हटा दिए हैं। तो यहां भी एकता जो है अपने देश के राजनीतिक जो वर्ग है, पॉलिटिकल जो क्लास है, उसकी यूनिटी यहां भंग होती दिख रही है। जो यूनिटी ऑपरेशन के समय थी, सैन्य कार्रवाई के समय थी, वो यूनिटी सरकार के स्तर पर सरकार की इस गलत पहलकदमी के कारण वो टूटती नजर आ रही है। हाथ बिगड़ जाता सरकार का अगर जो लोग, जो पार्टियां अपनी तरफ से नुमाइंदे भेज रही थी उन्हीं को आप शामिल करते। क्या जरूरी है कि कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा ये बीजेपी की सरकार तय करे? क्या जरूरी था? तो ये दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस बीच में जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, ये लगातार लगातार आवाज उठा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के गलत तौर तरीकों के खिलाफ जब एक व्यापक राजनीतिक सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए, तब वो एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब बताइए, अशोका यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की संस्था के एक पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिप्यूटेड राइटर एंड प्रोफेसर, उनको हिरासत में ले लिया गया। महमूदाबाद साहब को, प्रोफेसर महमूदाबाद साहब, और इसके अलावा उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखिए तो उसमें एक शब्द ऐसा नहीं है जो उस आरोप को साबित करे। किसी भी कोर्ट में वो मामला ठहरेगा नहीं, लेकिन एक प्रतिष्ठित आदमी को आप बदनाम करने के लिए सब पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और क्यों? क्योंकि वो आपसे असहमत हैं, सजेशन दे रहे हैं आपसे। तो इससे भी साबित होता है कि आप अपने समाजों की एकता तोड़ रहे हैं, अपने इंटेलेक्चुअल्स की एकता तोड़ रहे हैं। एकता तोड़कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व राजनीति से जुड़े लोगों को आप चाहते हैं कि वो भारत को वही रिप्रेजेंट केवल करें। भारत किसी एक का नहीं है, भारत इस देश की जनता का है जो संविधान में यकीन करती है, और सबकी एकजुटता से ही भारत ताकतवर बनेगा। काश हमारी सरकार के संचालक इस बात को ईमानदारी से समझते और उसको ईमानदारी से लागू करते। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक रिक्वेस्ट, आप हमारा चैनल देखिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो देखें, और इसमें सब्सक्रिप्शन बटन पे जाकर हमारे सब्सक्राइबर बने जो निःशुल्क है, और उस पर जो बेल है उसको जरूर दबाएं। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस वक्त उर्मिलेश क्या पेश कर रहा है और आगे वो क्या पेश करने जा रहा है। आदाब, नमस्कार।